हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के जो प्रश्न शेष रह गए थे उनको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 को कवर किया था और उसमें हम लोगों ने 95 क्वेश्चंस को कवर किए थे और बाकी के जो प्रश्न शेष रह जा रहे हैं उनको आज हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर ये 96 है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 95 तक कवर कर लिए थे, तो आज हमारा यह क्वेश्चन नंबर 1 है और इस सीरीज का यह प्रश्न नंबर 96 है। पहला प्रश्न है कि भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो संविधान के आर्टिकल 76, याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान न्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है, इसकी नियुक्ति की जाती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर देखिए कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। तो आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। और आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा का नेता कौन है। तो अनुच्छेद 75(1), ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद साइंस हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज साइंस में फिजिक्स को अलग वीडियो में कवर किया है, केमिस्ट्री को अलग, बायो को अलग वीडियो में कवर किया है और आज हमारा यह इंडियन पॉलिटी भी समाप्त हो जाएगा। तो हमारा केवल प्राचीन भारत रह जा रहा है और इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने एक पार्ट कवर किया था और बाकी जो 2 पार्ट और बचे हैं उनको मैं शीघ्र ही अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 100 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो आयु सीमा न्यूनतम है 25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। तो देखिए, संसद यहाँ पूछा गया है, ना ही राज्यसभा पूछा गया है और ना ही लोकसभा ऐसे करके पूछा गया है। तो संसद मतलब न्यूनतम लोकसभा में 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ 25 वर्ष दिया हुआ है, ये संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उससे प्राप्त न हो सके। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई व्यक्ति वैध मतों का 1/6 जो भाग है प्राप्त नहीं कर सकता तो उसकी जो है जमानत अपनी खो देता है। तो सही आंसर इसका देखिए 1/6 हो जाएगा। तो प्रश्न में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 104 नंबर देखिए कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह जो निर्धारण है वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको ध्यान रखना है सन 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका एक शेयर और एक लाइक जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सबसे अधिक जो है विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 403 है, लेकिन प्रश्न में से आपको बताने हैं। तो प्रश्न में जो है हिमाचल प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। कितनी है हिमाचल प्रदेश में? तो हिमाचल प्रदेश में 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है।
लोकसभा में पूछा जा रहा है। तो ये किसके पास है? यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 331 के तहत। ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 331 में अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा जो है पॉलिटी वो कवर हो जाए। 110 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। सेम प्रश्न है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आर्टिकल 85(1) के तहत, आर्टिकल 85(1) के तहत लोकसभा की एक सत्र की बैठक की अंतिम सत्र और आगामी सत्र की बैठक के बीच 6 मास, ठीक है, ये याद रखना है आपको, 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक जो भेजता है वो इस प्रश्न के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे अधिक भेजता है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो देखिए ये प्रश्न जो पूछा गया है 1994 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। उस समय जब झारखंड बिहार में था तो लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी, लेकिन हुआ क्या कि झारखंड जब अलग हो जाता है तो बिहार के पास कितनी सीटें रह गई? आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं ही बता देता हूँ। चलिए 40 सीटें हैं। ठीक है, तो उस समय के जो ये प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार इसका आंसर जो हो जाता ऑप्शन ए हो जाता। क्लियर है? लेकिन अब जो है प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश तो है ही पहले, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र आ गया है, तीसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल आ रहा है, और अब बिहार का स्थान जो है, अब बिहार का सीट जो 40 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से कोई भी आंसर अभी के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो है ये 1954 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी जो होगा इसका, माफ कीजिएगा 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1951-52 में हुआ था, तो 1952 आप यहाँ ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके आधार पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। क्लियर है? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति जो है मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में 2 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 64 के अनुसार जो है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वह होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा लोकसभा का स्पीकर जो है यह शपथ ग्रहण नहीं करता है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा यह शपथ ग्रहण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी अगर उस समय की बात करें तो उस समय के
ये जो प्रश्न पूछा गया 1999 में, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे PM सईद, तो उस समय के अनुसार ये करेक्ट आंसर होता। लेकिन वर्तमान में कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो अभी हम लोगों ने कवर किया है कि 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। 124 नंबर है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का समय जो लोकप्रिय नाम है उसका शून्यकाल है। तो देखिए इस प्रश्न में कोई भी आंसर सही नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी जो है यह किस प्रकार की पार्टी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यह जो है आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी है तथा एक क्षेत्रीय पार्टी भी है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बताइए, गलत है ये। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए ये भी गलत है। चौथा नंबर देखिए, एक विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, बिल्कुल करेक्ट है। और यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखिएगा केवल 4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च जो है वह हमारा संविधान है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली है। दिल्ली आप सभी को पता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है प्रश्न। तो देखिएगा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार, आर्टिकल 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काट करके पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये राज्य विधान के द्वारा भी पारित करके गलत है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित करके ये भी गलत हो जाएगा, और संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 131 नंबर देखिए कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अध्यक्ष थे MN वेंकट चलैया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो आयोग था अपना रिपोर्ट जो है 2002 में पेश किया था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो ये भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 124(2) के अनुसार, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर्टिकल 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है क्या है? तो देखिए वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। तो इसमें से कोई भी आंसर जो होगा करेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा 34 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जो है संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र आपसे पूछी जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। क्लियर है? 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये देख सकता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है और इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके दे सकता है? राज्यपाल, तो राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न देखिए कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो फ्रेंड्स ये है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 154(1) के तहत, आर्टिकल 154(1) 154 है, एक के तहत राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 141 नंबर देखिए, प्रश्न है कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो आप पढ़िए सारे प्रश्नों को। देखिए राज्य की विधायिका में विधान परिषद एवं राज्यपाल गलत है, विधान परिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद ये भी गलत है, विधानसभा एवं राज्यपाल ये भी गलत है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों जो हैं राज्य की विधायिका में सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये विधान परिषद जहाँ अस्तित्व है इसका वहीं पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व हो, यानी कि विधान परिषद का जिस राज्य में अस्तित्व हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन जो है अनुच्छेद 168, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल कौन कौन से हैं? राज्यपाल हैं, विधानसभा है और विधान परिषद है जहां इसका अस्तित्व अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। और इसका जो उच्च सदन है वो कौन सा है? विधान जो है परिषद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, टोटल साइंस को हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक ही वीडियो में कवर कर लिया, अलग अलग सेपरेट। ठीक है, उसके बाद आज हमारा पॉलिटी भी खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। तो इस तरह से केवल हमारा जो है आधुनिक भारत और इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट और शेष रह जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का, वो हो जाएगा केंद्रीय संसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद हैं? कहाँ विधान परिषद है ये आपको बताना है। तो विधान परिषद इसमें से दिया हुआ है केवल बिहार में है, ऑप्शन नंबर इसका डी केवल 4 जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है अनुच्छेद 170। ठीक है, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो इसको देना चाहिए विधानसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 94 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो फ्रेंड्स ये जो है गुवाहाटी भी है और मुंबई भी है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्र का जो अधिकारिता है वो असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव भी है और गोवा भी है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है एक प्रकार का है। तो यह जो है एक प्रकार का
टाइटल सूट है, यानी कि स्वत्वाधिकार मुकदमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए समवर्ती सूची में जो है वो शिक्षा का विषय है। कौन सा है? शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 280 में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके गठन का जो शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स ये रखता है राज्यों एवं केंद्रों के वित्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना जो है ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। क्लियर है? अब इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका अध्यक्ष 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो 13वीं लोकसभा का स्पीकर जो है कौन चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए तेलुगु देशम पार्टी। क्लियर है? तेलुगु देशम पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये जो अधिकार है चुनाव आयोग के पास है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक एक कथन को आप पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए चारों कथन जो है ना सत्य दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। चारों कथन जो दिए हुए हैं सत्य दिए हुए हैं। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 चारों जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो ये जमा किया था 1987 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जरूर आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यह जो निर्णय है यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और ग्राम पंचायत का जो गठन का प्रावधान है वो आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज जो है यह विषय है राज्य सूची का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंचायत चुनाव का जो है इसको कराना किसकी जिम्मेवारी होती है? तो यह राज्य सरकार की होती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत का। किसका हुआ था? ग्राम पंचायत का। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अभी मैंने बताया था कि ग्राम पंचायतों के संगठन का जो है किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 40 में है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो विशेषता है आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, सभी जो है बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायत राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायत राज की जो 3 स्तरीय प्रणाली है इसमें क्या क्या आते हैं? तो फ्रेंड्स आता है इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वह है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। तो ये स्थानीय जनता की जरूरत होती है, इनकी सहयोग की काफ़ी आवश्यकता होती है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है
ये जो प्रतिनिधित्व करता है ये करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। लोगों की हिस्सेदारी, ये भी सही है। सामुदायिक विकास, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 169 नंबर देखिए कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान को संशोधन कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ हुई? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है, पहला राज्य जो है ये राजस्थान है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो सबसे पहले ये कहाँ किया गया? ये किया गया राजस्थान में। और दूसरा कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स ये किया था अशोक मेहता कमेटी ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी का जो गठन है 1977 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने हेतु। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चारों पढ़ के बताइए कि कौन से नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये जो है नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस प्रश्न पर चर्चा किया था। 77 नंबर देखिए कि किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी राज्यों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर कि किन राज्यों की सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण 50% कर दिया है? तो फ्रेंड्स ये किसने कर दिया है? ये कर दिया है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्लियर है, याद रखिएगा। और किस अनुसूची में रखा गया है? कमेंट करके आप बता दीजिए किस अनुसूची में रखा गया है पंचायती राज को, यानी कि ग्राम पंचायत। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, ये तो संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 181 नंबर है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा जो नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो प्रथम लाया गया था 1951 में। देखिए प्रथम से याद रखिएगा पहला, और 1951 में एक है ना पहला, तो इस तरह से रिलेट कीजिएगा। 1950 प्रथम शब्द आएगा ना, तो 1950 भी आप छांट दीजिएगा, 1955 भी छांट दीजिएगा, 52 भी छांट दीजिएगा, 1951 ऐसे रिलेट करके आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु संविधान किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। क्लियर है, लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1953 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 187 नंबर देखिए कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। बताइए इसका जो संस्करण है वो क्या है। तो देखिए वीवीपैट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, क्लियर है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वरीयता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है। ये वरीयता का क्रम में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये कौन आता है इसमें से। तो देखिए सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा इसका, देखिए वरीयता के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों को रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संदर्भ में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 जारी की गई है, जिसके अनुसार संघ लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी का चेयरमैन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वरीयता क्रम एक समान है। ठीक है, यूपीएससी, मुख्य चुनाव आयुक्त और ये सीएजी है, इनका जो है समान है। तो इनमें से जो कोई नहीं या एक से अधिक आप कह सकते हैं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। जल्द ही हम लोग ये सीरीज जो है समाप्त करेंगे और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।